वर्तमान में 700 गौवंश लगभग है। प्रतिदिन का भूसे का खपत जो है लगभग 22 से 25 कुंटल तक है। और जब से ये प्रधानों को सौंपा गया है तो प्रधान से बीडीओ का, डॉक्टर का और सभी अधिकारियों का रिश्ता रोज का जुड़ा हुआ है। उनको जिसका जितना लेना होता है उतनी संख्या बढ़ा दी जाती है, उतना ले लिया। अन्ना जानवर एक तो सड़क पे घूमता है तो एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले दुर्घटना का शिकार होता है। दूसरी तरफ किसान बहुत परेशान हैं क्योंकि उनकी हरी फसल को भी खाते हैं, उनका भी नुकसान होता है। दूसरी तरफ वो खुद अन्ना जानवर खुद परेशान है, कोई ठिकाना नहीं है रहने का, ठहरने का, खाने का, पीने का। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम आज पहुंची है झांसी के सबसे बड़ी गौशाला में, जो सरकारी सहायता से दूर एक निजी व्यक्ति द्वारा चलाई जाती है। इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी गौवंश के रख रखाव के लाने कितनी का मेहनत होत है, जो हम जाने। जो हमारे संगे हैं आज प्रिंस जैन साहब ये पूरी गौशाला को संचालन कर रहे हैं। जय गौ माता की, वंदे गौ मातरम। जय गौ माता की। जैन साहब इतनी सारी गाय हैं, एक गाय तो जो सड़कों पे देखी जा रही हैं बा गाय, एक आप करीब 700 एक बड़ी संख्या है झांसी में, कह सकत के सबसे बड़ी गौशाला बिना सरकारी सहायता के। ये गौशाला वर्ष 2013 में जब इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गौ तस्करी हो रही थी, गौवंश की तस्करी, और किसानों के द्वारा प्रत्यक्ष भी किया जा रहा था, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए बड़ा चिंतन समाज में और प्रशासन में दोनों में था। बुंदेलखंड क्षेत्र के एक संत, गौभक्त संत दयाशंकर जी महाराज वृंदावन गए हुए थे। उन्होंने वहाँ के संतों से काफ़ी आह्वान किया कि बुंदेलखंड में गौ माता की बहुत दुर्दशा है। वहाँ से रामदास जी महाराज, जो कि ओम नमः शिवाय आश्रम के द्वारा गौ सेवा वहाँ भी चलती है उनकी, तो उन्होंने आकर के यहाँ पे प्रारंभ किया था। उसी कड़ी में एक चौका महोबा ज़िले के उनके जो दयाशंकर कौशिक जी के गांव में। दूसरा प्रकल्प गौवंश को छुड़ाया गया था तो बरुआ सागर में शुरू किया गया था। तीसरा ये जनवरी 2013 में प्रारंभ किया गया था। चूँकि ये ज़मीन जिला पंचायत झांसी के अधिकार की है, उनके स्वामित्व की है, तो इसमें ये गौशाला है 1566 एकड़ ज़मीन ये है। तो ये जिला पंचायत के स्वामित्व वाली है उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी गौरव दयाल जी के द्वारा। और यहाँ एक थाना प्रभारी थे, तो उन्होंने कहा कि ये गौवंश की समस्या है, तस्कर लोग ले जाते हैं, तो आनन फानन में व्यवस्था करके और ये किया गया। गौरव दयाल जी बोले कैसे चलेगी, तो उन्होंने महाराज जी से फ़ोन पर वार्ता की और उन्होंने कहा ठीक है, भरण पोषण की व्यवस्थाएं हम देखेंगे, आप इस ज़मीन को गौ माता के लिए केवल खड़े होने के लिए दे दीजिएगा। तो उसी के क्रम में इस गौशाला का शुभारंभ किया गया था और तब से लेकर आज तक के ये गौसेवा किसी न किसी रूप से समाज के द्वारा ही चल रही है। और इसमें कहेंगे ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गौवंश की है, जो अन्ना जानवर हैं कहीं ना कहीं ये भी उसमें शामिल होते, लेकिन कम से कम 700 गौवंश आज एक शेड के नीचे है, छाया मिला है, खाने की व्यवस्था मिली है, पीने की भी व्यवस्था मिली है। प्रिंस जैन साहब, कितने लोग और काम कर रहे हैं इसमें? वैतनिक हैं कि अवैतनिक हैं कि स्वयं सेवा कर रहे हैं? क्या इस गौशाला में जो महाराज जी के द्वारा उनके शिष्य या उनके जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो प्रबंधन में सहयोग करते हैं। बाकी जो यहाँ ग्वालवाल हैं वो उनकी संख्या 10 रहती है अमूमन। कभी कभी छुट्टी पे कुछ चले जाते हैं, जैसे अभी चैत का महीना आ गया है तो कुछ लोग चले गए हैं जी। और अमूमन 10 लोग यहाँ पर सेवा करने के लिए रहते हैं। कुछ गांव के भी हैं, कुछ बाहर के हैं जो यहीं रात्रि निवास भी करते हैं। जैसे साहब 700 गाय हैं, 700 गाय, कुछ दुधारू गायें भी हैं, इसके लिए भी कुछ कर रहे हैं क्या आप? कुछ दुधारू गायें हैं, बच्चे वाली जो इधर बाड़ा है, अभी दिखवाएंगे आपको अंदर चल के जी। और इस गौशाला में प्रबंधन ये व्यवस्था की गई है कि सांडों को, बैलों को एक बाड़े में रखा जाता है और गायों को एक बाड़े में रखा जाता है। बीमार, कमज़ोर, घायल को अलग रखा जाता है। दुधारू को, जो बच्चे वाली हैं, उनको थोड़ा सा पोषण मिले, बच्चों को दूध मिलता रहे उनको अलग रखा जाता है। इस तरह से करीब लगभग 8 बाड़े अलग अलग प्रकार के, 8 अलग अलग बाड़े बनाए गए हैं। और भूसे के लिए वो सामने दिख रहा जो वो पूरा शेड है, भूसे का भंडार बनाया गया है, तो जिसमें 6000 कुंटल भूसा वर्ष में, मतलब एक बार भंडारण कर लो तो वर्ष भर के लिए पर्याप्त होता है। 6000 कुंटल उसकी क्षमता 6000 कुंटल है। 100 गुणा 120 फीट है।
तो लेकिन वो अमूमन भर नहीं पाता है। पिछले वर्ष तो बहुत कम भर पाया। तो अभी हमारा दिसंबर 2021 से भूसा भंडार जब समाप्त हुआ तो बहुत कठिनाई में रहे हैं और बार बार प्रशासन को आगाह करने के बावजूद भी प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया है। जबकि इस गौशाला में अभी 27 अगस्त और 29 अगस्त को सकराड़ थाने के पुलिस के द्वारा 2 ट्रक पकड़ करके गौवंश 53 बैल यहाँ दिए गए थे। जबकि नियम है कि जो भी पकड़े हुए गौवंश आएंगे या पशु आएंगे उनके लिए भरण पोषण नियमावली बनी हुई है और उन प्रावधानों के तहत जिलाधिकारी को पैसा उनसे वसूल करके दिलाना है। उसमें शासन का पैसा नहीं दिया जाना है। जो भी ये तस्करी कर रहे हैं, जो तस्कर हैं उनसे वसूल करके दिलाया जाना है। उनके ट्रक भी नीलाम किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान उनके द्वारा नहीं दिया गया। ये वाकई में कुछ पता नहीं देशपूर्ण है कि क्या है। ये आपके माध्यम से उन तक बात पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल पहुंचेगी। और इसका आप लोगों को जवाब लेना चाहिए कि क्या जिले में या प्रदेश में केयर एंड मेंटेनेंस रूल 2017 का अनुपालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। यहाँ 4 ट्रक पड़वे भी इसके पहले आ चुके हैं। तो उसमें भी अभी वो न्यायालय में चल रहा है भरण पोषण का, लेकिन अभी तक मतलब कोई प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये व्यवस्थाएं देखी जाना चाहिए और ये उनकी जिम्मेवारी है। जब पुलिस सौंपती है तो साथ में उसका भरण पोषण भी उनको देने का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप देख रहे हैं कि अपने यहाँ झांसी में सड़कों पे एक एक गांव में जो भी है व्यक्तिगत है, संत महात्माओं की तरफ से है, जो संतों के शिष्य हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं पूरे प्रबंधन में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग प्रिंस जैन साहब बता रहे हैं अलग अलग 8 शेड बनाए गए हैं इस गौशाला में, जिसमें जो बच्चे वाली दुधारू गाय हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है, जो बछड़े या सांड हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है। अलग अलग कैटेगराइज्ड अलग अलग शेड बनाए गए हैं इस गौशाला में। झांसी की सबसे बड़ी गौशाला कह सकते हैं। सामने भूसे के भंडारण के लिए 100 बाई 120 फीट का एक पूरा शेड बनाया गया है, जिसमें खाने की व्यवस्था है, भूसे की व्यवस्था है। जैन साहब, पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ? पानी के लिए सामने एक हौदी बनी हुई है पक्की, और दूसरी ओर जो बैल रहते हैं उनके लिए भी एक अस्थायी व्यवस्था की गई है जी। और अलग अलग जगह ड्रम या मतलब कुछ ना कुछ हौदी रखी गई हैं, तो सभी के लिए अलग अलग पानी की व्यवस्था की गई है। प्रिंस जैन साहब, इतनी सारी गाय हैं तो गोबर भी आता होगा, गौमूत्र भी होता होगा, तो इसको कहीं फिकवाते हैं कि इकट्ठा करते हैं? गोबर को अभी एक तरह से गड्ढों में डाला जाता है। गौमूत्र का भी संग्रह नहीं हो पा रहा है और गोबर का भी बेहतर प्रबंधन जिस तरह से करना चाहिए वो नहीं है। बार बार प्रयास किए जाते हैं कि किसान गौशालाओं से जुड़ें और वस्तु विनिमय की नीति पर काम करें कि उनको गोबर का खाद भी मिल जाए और वहाँ से भूसा गौशाला को मिल जाए। तो आगे वो प्रयास अभी जोर से किए जाएंगे। ये सब एक जो सबसे बड़ी समस्या है अपने यहाँ अन्ना गौवंश की, सड़क पे है गौवंश, कई सारी समस्याएं, किसानों को भी समस्या है और उनको खुद को समस्या है। तो इसकी मुख्य समस्या क्या है, मुख्य कारण क्या समझ में आता है? चूँकि आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं, इतनी बड़ी गौशाला चला रहे हैं, आपको क्या समझ में आता है? सबसे बड़ा कारण क्या है कि सड़कों पे अन्ना गौवंश इतनी भारी तादाद में घूम रहा है? देखिए, कहा गया है गावो विश्वस्व मातरम जी, लेकिन केवल कह देने से काम नहीं चलेगा। सही बात। और आज सच्चाई ये आ गई है कि सरकार भी पॉलिसी बना करके परेशान है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी बनाते हैं अधिकारी। बिल्कुल। जो धरातल पे काम करने वाले होते हैं, अगर उनसे पॉलिसी बनाने में सहयोग लिया जाए तो हो सकता है बेहतर पॉलिसी निर्माण हो जाए। सरकार जो 30 रुपये दे रही है इस गौशाला को तो नहीं मिलता है, लेकिन जिन गौशालाओं को दे रही है, सुनने में अदा कदा खबर आती है, आप ही लोग चलाते रहते हैं कि 30 रुपये में भी इसे खाया जा रहा है, जबकि 30 रुपये में तो यही नहीं खा पाएंगी। तो आश्चर्य भी होता है कि 30 रुपये में से कैसे खाया जा रहा है, इसके माने इनको कुछ नहीं खिलाया जा रहा है। इसके लिए दूसरा जो आपने पूछा है कि अन्ना की समस्या है और इसका समाधान क्या है, अन्ना मुक्ति के लिए सबसे उचित समाधान जितना है, जितना भी, चाहे ये समाज से धन लगाया गया हो, चाहे जगह जगह गौशालाएं बनाई गई। झांसी जिले में लगभग 250 गौवंश आश्रय स्थल अस्थायी बन चुके हैं। बिल्कुल। उनमें जो भी धन लगाया गया है, अगर वो धन किसानों को दे करके उनके यहाँ शेड निर्माण करके मनरेगा जैसी योजनाओं में और बायोगैस साथ में लगा करके, और उससे बायोगैस की सैलरी सबसे अच्छी खाद होती है, उससे अगर सिंचाई की जा रही होती तो संभवतः जो जैविक क्रांति की बात करते हैं कि जैविक उत्पादन प्राकृतिक कृषि होना है, बिल्कुल, वो भी सफलतापूर्वक होती।
और गाय का सबसे समुचित अगर सही स्थान है तो किसान के घर की जगह अब तो किसान के खेत पर होना चाहिए। पहले था किसान के घर पे गाय हो, अब लेकिन उसके खेत पे होना चाहिए। और जब ही इसका समाधान हो सकता है, इसके अलावा कोई समाधान अभी निकट भविष्य में दिखाई नहीं दे रहा है। या तो ये गौशालाओं में सूख के मर जाएंगे, तस्करी तो रोक ली जाएगी, और चोरी छिपे तस्करी भी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आता है कि गौठानों से गोवंश चोरी कराए जाते हैं। हो सकता है यूपी में भी कुछ जगहों से हो रहा हो, और बाकी शेष जगह तो कहीं ना कहीं ये खबरें आती ही रहती हैं कि भूख से सूख गए, भूख से मरने की खबर। बढ़िया चुनाव यात्रा भी की हमने जन साहब, पूरे चुनाव भर गांव-गांव घूमे हम लोग, तो वहाँ से भी लोगों ने आवाज़ उठाई कि गौशाला में खाने पीने का प्रबंध ना होने से गायें मर रही हैं, उनकी अस्थियां मिलती हैं गौशाला के बाहर, गौशाला में। ये स्थिति है गांव की। 278 गौशालाएं खोली गई हैं, आप सब लोगों को बता दें, झांसी ज़िले में स्थायी अस्थायी बृहद गौशाला काना उपवन मिला के 278 करीब बताई जाती हैं। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में 24 करोड़ रुपए लगभग, जन साहब 24 करोड़ रुपए सरकारी धन खर्च हुआ है। आपके इस पे तो नहीं होता है धन खर्च, लेकिन सरकार धन खर्च कर रही है। इसके बावजूद भी जस की तस हालात है, सड़कों पे मर रही है कभी गाय, कभी किसानों का नुकसान कर रही है गाय, बड़ी समस्या है। देखिए, प्रावधान बहुत बने हैं, नियम कानून बहुत बने हैं, कोई भी गौवंश को छुट्टा ना छोड़े, इस पर भी सख्त कानून है कि उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जी। लेकिन इस देश में वोट की राजनीति के चलते छोटे से लेके ऊपर तक यही सब चलता है, हर एक की सिफारिश आ जाती है, और इन्हीं सिफारिशों के चलते भाई हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं विकास कार्यों के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए, नगर को सुरक्षित रखने, गांव को सुरक्षित इसके लिए नहीं चुनते हैं कि वो थाने में फ़ोन करे, कलेक्टर को फ़ोन करे, एसडीएम को फ़ोन करे कि ये हमारे लोग हैं, इनको ये चरागाह भूमि पर कब्जे। जितना योगी सरकार में चरागाह भूमि से कब्जे हटाए गए, और वो भी उनकी सफलता इसलिए रही है कि उन्होंने बिना कार्रवाई किए कब्जे हटवा दिए। अगर वो कार्रवाई, नोटिस, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, तो अभी तक वो कब्जे नहीं हटते। सही बात। और जब तक ये गौचर भूमि और गौचर के साथ में जंगल जितना भी वन है वो गाय को नहीं सौंप दिया जाएगा, ये गाय की समस्या हल होने वाली नहीं है। कहने को तो आज जितनी गाय है वो 10 किसानों पे एक गाय पड़ेगी या 10 परिवारों पे एक गाय पड़ेगी, लेकिन वो संभव होते नहीं दिख रहा है। उसके लिए कुछ न कुछ जो गौशाला संचालक हैं वाकई में जो हैं, जो कमेटी में है उससे मतलब नहीं है, कमेटी में तो बहुत से लोगों को चुन लिया जाता है। सही बात है। जो वाकई में गौशाला संचालक हैं, जो गौशाला में बैठ के गौ सेवा देखते हैं, उसको समझते हैं, गायों की पीड़ा समझते हैं, उसकी व्यवस्थाएं समझते हैं, उनको बैठ करके और बैठाल करके पॉलिसी मैटर पर जब अगर काम होता है तो उत्तर प्रदेश में बहुत व्यापक संभावनाएं हैं। और ऐसा अभी लग रहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, गृह मंत्री जी ने भी कहा है, और योगी जी तो चूँकि परम गौभक्त हैं ही, स्वयं गाय से जुड़े हुए हैं, तो संभावनाएं व्यापक हैं। लेकिन हम लोगों को भी आगे आना होगा, समाज को, मीडिया को। प्रत्येक गांव में 10 से 5 किसानों को चुन करके मनरेगा से कैटल शेड बनाए जाने की योजना है। वो मनरेगा से अगर कैटल शेड बनाया जाता है 1,60,000 उसको पूर्णतः अनुदान के रूप में ही दिया जाता है। 1,60,000 रुपये, 1,60,000 लगभग में वो बनता है, तो वो पूरा बनाया जाता है। वो किसान के खेत पे बनाया जाए, उसको 4 की जगह 10 गौवंश दे दिया जाए, और एक बायोगैस टैंक वहाँ पर बना दिया जाए, बायोगैस की सैलरी से उसको सिंचाई को कनेक्ट कर दिया जाए। इस 10 गौवंश में हो सकता है उसको 4 गौवंश के लिए ये कह दिया जाए कि 4 गौवंश या 6 गौवंश आप गौशाला से ले लीजिएगा सुपुर्दगी में, अन्ना वाले, और बाद में 4 गौवंश आप दूध वाले आपको खरीदने के लिए ऋण सहायता, अनुदान वगैरह जो भी योजनाएं हैं, विभिन्न योजनाएं विभिन्न विभागों की चल रही हैं, सबको एक साथ मिल सकती हैं, केवल मैनेज करने की है। लेकिन उसको कॉम्पैक्ट के योजना बना दी जाए तो ये पूरा काम हो सकता है। अगर एक गांव में 5 किसानों के यहाँ कैटल शेड बना दिए, 50 गौवंश सुपुर्द कर दिए, तो एक समस्या बहुत हद तक सफल हो सकती है। और आज आप देखते होंगे 30 रुपये शासन देता है। सही बात। अभी लॉकडाउन के दौरान कई प्रधान रोते पाए गए कि साहब हमें 30 रुपये नहीं मिल रहा, हम क्या खिलाएं। आज गौशाला संचालक कह रहे हैं हमें भूसा नहीं मिल रहा, हम क्या खिलाएं। तो जिस किसान के पास 10 गायें होंगी वो या तो अपने खेत पे चारा उगा रहा होगा, उसको जिस दिन खाते में पैसा आएगा आ जाएगा, लेकिन उसकी गाय भूखी नहीं रहेगी। सही बात। कई प्रधानों का अभी कोई कहता है 35 लाख रुका है, कोई कहता है 25 लाख रुका हुआ है। तो भाई आपने खिलाया क्या है, आपने ओवरड्राफ्ट कर कैसे दिया। सही बात है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये वित्तीय अनियमितता है।
बिल्कुल। ये वित्तीय अनियमितता प्रदेश सरकार पे दाग है। अब प्रधान कैसे ओवरड्राफ्ट कर रहा है, कहाँ खाते में दिखाया उसने कि मैंने ये खिला दिया। सही बात है। ये ये जो 24 करोड़ की बात की जा रही है, तो इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है 24 किसी करोड़ के 4 पास। महीने बाद दिया गया ना, तो 4 महीने गाय को क्या खिलाया, किससे उधार लेके खिलाया, कहीं लेखा जोखा है। सही बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ज्वलंत प्रश्न हैं। आप लोगों जैसे बुद्धिजीवियों, मीडिया, इसको चलाते रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और समय पे पैसा, लेकिन इसको अगर गाय को किसान की यहाँ रख के योजना बनाई जाए, क्योंकि अब ना तो गौभक्त ज़्यादा बचे हैं, सही बात है। ना गौशाला चलाने वाले बहुत अच्छे लोग बचे हुए हैं। और जब से ये प्रधानों को सौंपा गया है, तो प्रधान से बीडीओ का, डॉक्टर का और सभी अधिकारियों का रिश्ता रोज का जुड़ा हुआ है। उनको जिसका जितना लेना होता है उतनी संख्या बढ़ा दी जाती है, उतना ले लिया जाता है। कुल मिला के बंदर बांट की भी खबरें आती रहती हैं। ये तस्वीरें हैं, ये हमने दिखाई। ये गौशाला है, अच्छी गौशाला है, झांसी की कह सकते हैं सबसे बड़ी गौशाला है, जिसमें सरकारी अनुदान नहीं मिलता है, व्यक्तिगत तौर पे ये चलाई जाती है। ये है, इनके लिए पूरा प्रबंध है, यहाँ पीने के लिए बढ़िया सेट बनाया गया है, खाने का भी उचित प्रबंध है। और यहाँ ऐसी गौशाला है, गाय पे लगातार चर्चा होती रहेगी और गाय कैसे सुरक्षित हो, कैसे बढ़िया व्यवस्था हो, इसके लिए भी बुंदेली वार्ता की टीम उन गौशालाओं में भी जाएगी कि वहाँ क्या स्थिति है, उन गौशालाओं में जहाँ अनुदान मिलता है, सरकारी धन मिलता है जिन गौशाला के लिए, वहाँ टीन शेड है कि नहीं है, वहाँ ऐसी तपती धूप में गाय कैसे रह रही है, वहाँ खाने के क्या प्रबंध हैं, पीने के क्या प्रबंध हैं। आपके गांव-गांव में आएंगे अब इन गाय पर चर्चा करने के लिए। चाय पे चर्चा बहुत हो गई है, अब गाय पे चर्चा होगी बुंदेली वार्ता की। तो ये हमारे साथ थे प्रिंस जैन साहब, जिन्होंने बात की, बड़े विस्तार से बात की और यह भी बताया सरकार को कि कैसे इनका प्रबंध अच्छे तरीके से हो सकता है, जो अन्ना मुक्ति है इनसे कैसे निजात पाया जा सकता है किसानों को, इस पर भी बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, इतना कीमती समय दिया, अपनी बहुमूल्य बातें। वंदे गौ मातरम। जी, जय गौ माता। थैंक यू।